Hello दोस्तों, a very good morning to everybody. So we are here to discuss to get a review about the December 21 examination paper of Financial Management and Economics for Finance. दोस्तों यही पेपर है जो आपके एग्जाम में आया था और उसी का स्कैन कॉपी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और आज के लेक्चर का इंटेंशन यही है कि इस पेपर का थोड़ा सा खुलासा कर ले ताकि हमारा आगे का लाइन ऑफ एक्शन क्लियर हो जाए। दिल को थोड़ा सा अच्छा लगता है, सुकून लगता है अगर कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है तो उस ऑब्जेक्टिव के साथ आपको मदद करने के एंगल से मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में से सेक्शन ए जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर बेस्ड होता है, जो कि 60 मार्क्स का पोर्शन होता है, आप सभी को पता है। इसमें ना दोस्तों अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। ये पैटर्न में क्वेश्चन आता है, आप सबको पता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, उसके बाद आगे के 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने थे। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं जो कि कंपलसरी क्वेश्चन था, मैं आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों कि ओवरऑल पेपर की बात की जाए तो पेपर जो है इसका कुछ पोर्शन यू कैन से एकदम आसान, एकदम इजी, बट रिमेनिंग कुछ पोर्शन में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए था। ये पेपर मैं हार्ड तो नहीं बोलूंगा, बट यस समझ बूझ कर बनाया हुआ पेपर है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बुक से उठाकर वैसे के वैसे दे दिए। कुछ क्वेश्चन के वर्डिंग में अगर आप गौर करो तो आपको समझेगा कि आंसर बदल सकता है शायद। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड टू नो द एग्जैक्ट मेथोडोलॉजी फॉर सॉल्विंग द करेक्ट आंसर। सो गाइज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ए की बात करते हैं। ये फैक्टरिंग पर बेस्ड क्वेश्चन था दोस्तों, जो 5 मार्क का क्वेश्चन था। फैक्टरिंग पर बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें आपको बोलना था कि फैक्टरिंग प्रपोजल हमने एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज इस क्वेश्चन की हद तक आपको मैं बताऊंगा कि आपको सेविंग्स एंड कॉस्ट के आइटम्स लेने थे, सेविंग्स का टोटल लेना था और कॉस्ट का टोटल लेना था। सेविंग्स के टोटल में से कॉस्ट का टोटल माइनस करके आपको नेट अगर सेविंग मिल रहा है तो हमने बोलना चाहिए फैक्टरिंग शुड बी एक्सेप्टेड, फैक्टर शुड बी अपॉइंटेड। और अगर आपको सेविंग्स माइनस कॉस्ट करके नेट कॉस्ट आ रहा है तो हमने बोलना चाहिए फैक्टर शुड नॉट बी अपॉइंटेड। अब गाइज इसमें एग्जैक्टली सेविंग्स में कितने आइटम्स आएंगे, अगर आप क्वेश्चन जरा अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझा होगा कि क्वेश्चन में 3 टाइप के सेविंग्स है दोस्तों। कितने? 3 टाइप के सेविंग्स है। सबसे पहले बैड डेट्स का सेविंग आ जाएगा। दूसरा सेविंग्स आएगा दोस्तों आपका फाइनेंस कॉस्ट का, क्योंकि अगर आप खुद कलेक्शन करते तो 80 डेज में कलेक्शन होता और फैक्टर की वजह से 60 डेज में कलेक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 20 डेज का आपका सेविंग्स ड्यू टू फैक्टरिंग आ जाता है। एंड दोस्तों तीसरा जो सेविंग आपका आएगा वो रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जो आपको यहां पर दे रखा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट अवॉइडेबल कॉस्ट है, इसका मतलब हम फैक्टर को अपॉइंट कर कर ये कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं एंड डेफिनेटली ये कॉस्ट फिर फैक्टर बेयर करेगा और हमारे लिए ये सेविंग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाहूंगा कि सेविंग में 3 आइटम आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट सेविंग में आएगा, बैड डेट्स कॉस्ट सेविंग में आएगा एंड फाइनेंस कॉस्ट जो है वो सेविंग में आएगा। एंड इसके वर्सेस में जो कॉस्ट आएगा वो सिर्फ एक ही कॉस्ट आएगा और वो है फैक्टर का कमीशन 2%। तो आपको फैक्टर का कमीशन जो 2% है, आप सभी को पता है कि वो सेल अमाउंट पे लिया जाता है और सेल अमाउंट होता है 90 लाख, 90 लाख पर 2% फैक्टरिंग कमीशन। ये आपका कॉस्ट हो गया। अब बैड डेट्स जो है वो भी सेल्स पे लिए जाएंगे 90 लाख पे 0.5%। ये बैड डेट्स है, ये आपके सेविंग में चले जाएंगे। एंड दोस्तों उसके साथ साथ आपका जो सेविंग वाला पार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, वो तो सीधा 1 लाख का अमाउंट पूरा सेविंग में चला जाएगा। एंड आपका जो फाइनेंस कॉस्ट रहेगा उसका कैलकुलेशन रहेगा दोस्तों 90 लाख के सेल्स का 80% वेरिएबल कॉस्ट है, तो आप बोरो कितना कर रहे हो 80%, और वो 20 डेज के लिए सेव हो रहा है और आपका बोरिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। सो आपका कैलकुलेशन रहेगा 90 लाख का 80% एंड इट इज सेव्ड फॉर 20 डेज। देयर आर 365 डेज इन अ ईयर एंड वी आर कैलकुलेटिंग दिस एट द रेट ऑफ 15%। सो दीज आर योर सेविंग्स एंड कॉस्ट आइटम। अगर आप निकालो सेविंग्स का टोटल एंड कॉस्ट का टोटल तो नेट यहां पर आपको सेविंग्स मिलता है, तो फैक्टरिंग प्रपोजल आपने यहां पर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, जो कि एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, वैक कैलकुलेशन पे क्वेश्चन था। ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन था दोस्तों। ये हाथ के मार्क्स थे आपके, ये आपने बिल्कुल भी नहीं गंवाने चाहिए थे। एंड ये मार्क्स की हद तक आपको एग्जैक्टली क्या करना था, इस क्वेश्चन की हद तक आपको क्या करना था इज वेरी सिंपल। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना था पहले, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना था यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला। या अदर फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो दिया था 24% पर एनम। सो यही आपका के है।
फिर इंडिविजुअल कॉस्ट में आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकालना था केडी बाय यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन एनपी इंटू 100, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100, ये आपको करना था कैलकुलेशन, जिससे आपका केडी आ जाता है। केडी एंड के एक बार निकल गया, उसके बाद आपको सिंपल फॉर्मेट यूज करना है, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस अमाउंट एज पर मार्केट वैल्यू, क्योंकि इन्होंने बोला है मार्केट वैल्यू वेट्स यूज करना है आपको। सो गाइज अमाउंट एज पर मार्केट वैल्यू, बाजू में आएगा प्रपोर्शन, उसके बाजू में आएगा आपका इंडिविजुअल कॉस्ट एंड लास्ट में आएगा आपका प्रोडक्ट। ये 5 कॉलम का फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। इसमें केवल 2 ही आइटम आएंगे दोस्तों, एक डिबेंचर आएगा और एक इक्विटी आएगा। रिटेन अर्निंग नहीं आएगा क्योंकि यहां पर मार्केट वैल्यू मेथड बोला है, एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी अलग नहीं है दोस्तों। तो अगर आपने रेगुलर बैच अच्छे से किया है या फास्ट ट्रैक बैच आपने किया रहेगा, तो उस बैच में हमने काफी बार ये डिस्कस किया है कि दोस्तों जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग दोनों सेम होता है तो मार्केट वैल्यू मेथड में हम रिटेन अर्निंग अलग से नहीं लेते। सो गाइज यहां पर फिर मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए नंबर ऑफ डिबेंचर इंटू मार्केट प्राइस पर डिबेंचर करना था आपको, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू पर शेयर करना था आपको। दैट्स इट। और इससे आपको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर मिल जाएगा। इन दोनों अमाउंट का टोटल लेना है, बाजू में प्रपोर्शन निकालना है, इंडिविजुअल कॉस्ट रखना है एंड दोनों को मल्टीप्लाई कर प्रोडक्ट निकालना था, और प्रोडक्ट का टोटल आपका वैक रहता, जिससे आपको 5 मार्क वेरी इजीली मिल जाते थे। देन दोस्तों कमिंग टू 1 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1C इज अनदर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों। ये सेम क्वेश्चन हमारे रेगुलर बैच के नोट्स में भी था, हमने फास्ट ट्रैक बैच में भी डिस्कस किया था। हाउ टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। गाइस इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इज नथिंग बट फ्यूचर ईयर्स के डिविडेंड लो, उसे डिस्काउंट कर प्रेजेंट वैल्यू पे निकाल लो। तो यहां पर दोस्तों बहुत सिंपल सा फॉर्मेट रेडी होगा, ईयर, डिविडेंड्स, देन द डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। सो ईयर वाइज 1 2 3 4 4 ईयर्स के डिविडेंड आएंगे, 5th ईयर ऑनवर्ड्स अलग से लिखा जाएगा, एंड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के डिविडेंड्स आपको कैलकुलेट करने होंगे। लास्ट पे डिविडेंड आपको दे रखा था 140, अगले 4 साल का ग्रोथ रेट आपको दिया था 12%। सो फर्स्ट ईयर का डिविडेंड रहेगा 140 प्लस 12%, सेकेंड ईयर का डिविडेंड रहेगा फर्स्ट ईयर का डिविडेंड प्लस 12%, थर्ड ईयर का रहेगा सेकेंड ईयर का डिविडेंड प्लस 12%, फोर्थ ईयर का रहेगा थर्ड ईयर का डिविडेंड प्लस 12%। इस तरीके से चारों ईयर्स के डिविडेंड आएंगे, उनको डिस्काउंटिंग करोगे आप फर्स्ट ईयर फैक्टर, सेकेंड ईयर फैक्टर, थर्ड ईयर फैक्टर एंड फोर्थ ईयर फैक्टर से, जो क्वेश्चन में रेडीमेड दिया था। एंड गाइस इससे आपको डीसीएफ कॉलम मिल जाता था पहले 4 साल के लिए। मजेदार पॉइंट यहां पर 5th ईयर ऑनवर्ड्स था दोस्तों। 5th ईयर ऑनवर्ड्स आपका इंडेफिनेट पीरियड के लिए जो ग्रोथ रेट दिया था वो 5% दिया था। यहां पर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ए बाय आर माइनस जी, और यहां पर आपको फोर्थ ईयर का जो भी डिविडेंड आता था उसमें 5% ग्रोथ ऐड करके एन्युटी का अमाउंट मिलता था। फोर्थ ईयर के डिविडेंड अमाउंट में 5% का ग्रोथ ऐड करके 5th ईयर का एन्युटी मिलता था आपको, डिवाइडेड बाय आर माइनस जी, मतलब आपको 18% का डिस्काउंटिंग फैक्टर है एंड ग्रोथ रेट 5% है, तो 18 माइनस 5% दैट इज 13%। ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, नो, दैट विल बी वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर दैट इज एंड ऑफ 4th ईयर, वैल्यू ऑफ 5th ईयर बिगिनिंग दैट इज 4th ईयर एंड का वैल्यू, और उस 4th ईयर एंड के वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। ये सबसे मेन एडजस्टमेंट था। स्टूडेंट्स ने अगर इधर ध्यान दिया रहेगा तो आपका आंसर करेक्ट है, और अगर आपने गलती से ये फैक्टर यूज कर लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यस गाइस, और फिर डीसीएफ कॉलम का टोटल लीजिए, मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो कॉलम का टोटल ले लीजिए, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सो यहां पर पूछा गया था कि वेदर द शेयर्स आर ओवर प्राइज्ड और अंडर प्राइज्ड, और अभी आपको शेयर का प्राइस दे रखा था 2185, आपका इंट्रिंसिक वैल्यू इससे कम आता है दोस्तों, तो आप बोलोगे कि शेयर इज ओवर प्राइस्ड। आपका इंट्रिंसिक वैल्यू इससे कम आता है तो आप बोलोगे शेयर इज ओवर प्राइस्ड। यस। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट, जो कि अनदर लास्ट पार्ट था 5 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन में, और ये दोस्तों सबसे इजी पार्ट था, बट मैं रिकमेंड करता था स्टूडेंट्स को कि ये पार्ट स्टूडेंट्स ने लास्ट में एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए था, बिकॉज ये लेंदी पार्ट है 5 मार्क के एंगल से, बहुत ही आसान है मगर लेंदी पार्ट है। कैश बजट जनरली लेंदी होते हैं दोस्तों। इसमें खैर 2 ही एडजस्टमेंट थे, एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स और एक पेमेंट टू क्रेडिटर्स।
कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ये दो ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट थे। ओपनिंग कैश बैलेंस आपको दे रखा था 50,000 रुपीज। एंड दोस्तों आपको एक्चुअल सेल्स फॉर द लास्ट 2 मंथ्स भी दे रखा था लास्ट में, क्योंकि इनका रिकवरी आपको जनवरी फरवरी मार्च में लेना था। जनवरी फरवरी मार्च में आपको इनका रिकवरी लेना था। यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट डेवलप कर सकते थे अगर आप चाहते तो। ये फॉर्मेट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पर आता था फॉर्मेट जो कि बहुत ही सिंपल है। मंथ, इनके सामने इनके क्रेडिट सेल्स बोलेंगे हम लोग, मंथ इनके सामने इनके क्रेडिट सेल्स, और उसके बाजू में मंथ ऑफ कलेक्शन। एंड हम लोग 3 ही मंथ से कनेक्टेड है, इसलिए जैन, फेब एंड मार्च, दैट्स इट। ये सिंपल सा फॉर्मेट आप यूज करते थे दोस्तों एग्जाम में, तो आपका आंसर करेक्ट आता था। मगर यहां पर एक मजेदार बात एक और थी जहां पर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ध्यान देना चाहिए था, और वो मजेदार बात ये थी दोस्तों कि आपकी शुरुआत नवंबर से होती थी, फिर दिसंबर आएगा, फिर जैन, फेब एंड मार्च। इस तरीके से आपका फॉर्मेट बनेगा। ये टोटल कलेक्शन आपके मेन आंसर में जाना चाहिए था। दूसरा इंपॉर्टेंट बात जो कि स्टूडेंट्स ने गौर करना चाहिए था वो था ये स्टेटमेंट जहां पे बोला गया है कि क्रेडिट सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 4 times ऑफ द वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट सेल्स टू पब्लिक। डायरेक्ट सेल्स टू पब्लिक आर अगेंस्ट कैश पेमेंट्स। मतलब दोस्तों क्रेडिट सेल्स आर 4 times ऑफ कैश सेल्स। मतलब क्रेडिट सेल्स टू कैश सेल्स के बीच 4:1 का रेशियो है। क्रेडिट सेल्स टू कैश सेल्स के बीच 4:1 का रेशियो है। 1/5 आर कैश सेल्स, 4/5 आर क्रेडिट सेल्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था दोस्तों यहाँ पर। एंड उसके बाद इन्होंने बोला था कि आपका कलेक्शन जो है वो 15% सेम मंथ में आ जाएगा, 25% नेक्स्ट मंथ में आएगा, एंड बचा हुआ 58% उसके अगले महीने में आएगा। माने कि 2% आएगा ही नहीं कभी, वो बैड डेट्स है। वो बैड डेट्स का अलग से यहां पर कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बैड डेट्स आप नहीं लेते हो, आप कैश बजट में एक्चुअल कलेक्शन ही लेते हो दोस्तों, आप बैड डेट्स कंसिडर नहीं करते हो। यस, अब दोस्तों इस लॉजिक से मेरा ये फॉर्मेट बनेगा और मैं नवंबर का क्रेडिट सेल लूंगा। फॉर एग्जाम्पल नवंबर के टोटल सेल को अगर मैं डिवाइडेड बाय 5 into 4 करूं तो मेरा क्रेडिट सेल फॉर नवंबर आएगा। सेम फॉर दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च। टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय 5 into 4 करके आपका क्रेडिट सेल्स आता था, और फिर उसका कलेक्शन सेम मंथ में आपको जितना दिखाना है, कितना है वो आपका सेम मंथ में 15% है, उसके नेक्स्ट मंथ में 25% है, और लास्ट मंथ में 58% है। इस तरीके से आपको राइट मंथ के सामने उसके अमाउंट लिखने थे, और उनका टोटल जनवरी फरवरी मार्च का टोटल आपके मेन आंसर में लेना था आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का। एंड उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स बहुत ही आसान था। जिस महीने में पेमेंट, जिस महीने का सेल है उसके पिछले महीने में आपका परचेज होता है, और उन्होंने बोला है इट अमाउंट्स टू 90% ऑफ सेल्स। मतलब जितना भी सेल है नेक्स्ट मंथ में उसका 90% अमाउंट पिछले महीने परचेज होगा, और उसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ होगा, मतलब जिस महीने में सेल हुआ था उसी मंथ में होगा। तो आपको यहां पर ध्यान रखना था आपके पेमेंट टू क्रेडिटर्स का। और यहां पर बहुत सिंपल सा एडजस्टमेंट ये था दोस्तों कि जो भी आपका सेल है उसका 90% परचेज लास्ट मंथ में हुआ था, मगर पेमेंट नेक्स्ट मंथ में, मतलब उसी मंथ में जिस मंथ में सेल हुआ है। तो सेल का 90% उस महीने में ही आपको पेमेंट दिखाना है। जनवरी फरवरी एंड मार्च के लिए जनवरी का सेल था, उसका 90% परचेज दिसंबर में हुआ, जिसका पेमेंट जनवरी में हुआ है। इस तरीके से आपको जनवरी फरवरी मार्च का ट्रीटमेंट देना था। और फाइनली आपका पेमेंट का एक ही आइटम था, और वो था पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो आपका बहुत ही सिंपल तरीके से कैश बजट भी इजीली मैच हो जाता है, राइट? यस, बट लेंदी था थोड़ा सा, 5 मार्क के एंगल से थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ऑप्शन में भी जा सकता है, बट यस डालने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है रेशियो एनालिसिस का। रेशियो एनालिसिस के ये क्वेश्चन में मैंने आपको, अगर एबीसी एनालिसिस आपने सुना रहेगा मेरा अच्छी तरीके से, तो मैंने बोला था फैक्टरिंग पर क्वेश्चन आएगा। देखिए आ गया। मैंने आपको बोला था दोस्तों कि फैक्टरिंग पे क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद मैंने बोला था रेशियो एनालिसिस पहले करना, तो दोस्तों रेशियो एनालिसिस पर भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है। एंड स्पेसिफिकली एबीसी एनालिसिस में मैंने बोला था कि उस टाइप के क्वेश्चन जरूर करना जहां पर वो लोग कुछ रेशियो देते हैं और आपको बैलेंस शीट बनाने बोलते हैं, और बैलेंस शीट के मिसिंग वैल्यूज आपको ढूंढने बोलते हैं।
तो दोस्तों ये एबीसी एनालिसिस मैंने पेपर के पहले डाला था मेरे चैनल पर, और अब मैं देख रहा हूं तो सेम टाइप का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, जो कि नोट्स में भी कवर्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में भी हमने लिया है, राइट। तो इसका अबंडेंट हमने प्रैक्टिस किया दोस्तों, इसको आप अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो आपको सब कुछ बहुत इजीली आ जाएगा। यहां पर मुद्दे की बात ये थी, इस क्वेश्चन में अलग क्या था दोस्तों, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। डेट मतलब ये दोनों डेट, डेट मतलब लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म डेट। तो डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो यूज कर लो। टोटल एसेट्स आपके पास ऑलरेडी है तो आपको टोटल डेट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, एंड टोटल डेट की वैल्यू जो आती है वो यहां पर इस क्वेश्चन में 20 लाख आती है, क्योंकि 40% बोला है। तो 40% ऑफ 20 lakhs कम्स टू 50 lakhs, 40% ऑफ 50 lakhs कम्स टू 20 lakhs। तो ये जो टोटल डेट की वैल्यू है वो 20 lakhs है, जबकि इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है 20 lakhs है, एंड बैलेंस शीट का टोटल भी मुझे पता है 50 lakhs है। इसका मतलब मेरे रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट 10 lakhs है। यस गाइस, मेरा लायबिलिटी साइड तो यहीं पर निकल गया है। मैं आंसर्स डिस्कस नहीं करूंगा डिटेल में, आई डोंट वांट टू गिव यू अ डिप्रेशन, बट यस आई एम टेलिंग यू हाउ इजी इट वाज। यस, उसके साथ साथ दोस्तों आपको अलग अलग रेशियोज ढूंढकर पूरा सॉल्व करना था आंसर। आपका फाइनली बहुत इजी तरीके से बैलेंस शीट मैच हो जाता है। इतना ही सिंपल सा पार्ट था जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए था। इसमें नो डाउट थोड़े से ऑड फिगर में आंसर आएंगे, डरना मत, कोई जरूरत नहीं है डरने की, आपके आंसर्स करेक्ट है, डोंट वरी। अगर आपने सही रेशियोज बराबर यूज किए रहेंगे तो आपके आंसर्स करेक्ट है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी यूज करके मुझे क्या मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी यूज करके मुझे लॉन्ग टर्म डेट का अमाउंट मिल जाएगा। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म डेट का अमाउंट मिलने के बाद मेरे पास टोटल डेट रेडी है, मेरे पास लॉन्ग टर्म डेट रेडी है, तो मेरा अकाउंट्स पेबल का अमाउंट निकल जाएगा, अकाउंट्स पेबल का अमाउंट निकल जाएगा। उसके बाद जीपी रेशियो मेरे पास दिया है, एंड जीपी रेशियो इज 20%, इसका मतलब सीओजीएस इज 80%। जीपी रेशियो अगर 20% है मतलब सीओजीएस इज 80% ऑफ सेल्स, और सीओजीएस का अमाउंट रेडी है। तो अगर मैं सीओजीएस का 64 lakhs अगर डिवाइड बाय 80% कर लूं तो मुझे सेल्स का अमाउंट मिल जाएगा 80 lakhs का। एक बार सेल्स का अमाउंट मिल गया तो नथिंग लाइक इट, फिर मेरा डेटर्स का अमाउंट भी इजीली आ जाएगा। एंड गाइस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यूज करेंगे और उससे मेरा इन्वेंट्री का अमाउंट आएगा, और इन्वेंट्री का अमाउंट यहां पर लिखा जाएगा यूजिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला इज सीओजीएस अपॉन एवरेज स्टॉक, एंड आई विल अज्यूम ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक। तो मेरा यहां पर स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों क्विक रेशियो आपको यूज करना है, क्विक रेशियो, और उससे आप इजीली करंट एसेट्स ढूंढ सकते हो आपके, क्योंकि आपको क्विक रेशियो पता है, आपको स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी पता चल चुकी है, और आपके करंट लायबिलिटी की वैल्यू भी आपको पता है, क्योंकि करंट लायबिलिटी में मुझे दिख रहा है कि एक ही अमाउंट है, अकाउंट्स पेबल, जो कि ऑलरेडी निकल चुका है। सो गाइस यूजिंग ऑल दिस आई कैन इजीली कैलकुलेट माई करंट एसेट्स अमाउंट। करंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंट्री लेस कर दूं, डेटर्स लेस कर लूं, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी कैश। करंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंट्री एंड डेटर्स दोनों लेस कर लूं तो मुझे मिल जाएगा मेरा कैश का बैलेंस, एंड फिर बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर कैन बी योर फिक्स्ड एसेट्स। बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर कैन बी योर फिक्स्ड एसेट्स। यस गाइस, ये था आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि मैं बोलना चाहूंगा बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन में छोटी छोटी बातें पढ़ना चाहिए था, जैसे कि 360 डेज अ ईयर यूज करके कैलकुलेशन करना चाहिए था आपने। यस गाइस, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, जो अनदर 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। एंड ये क्वेश्चन की हद तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल हाथ के मार्क्स थे। सेम टाइप के क्वेश्चंस हम लोग क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, रेगुलर बैच में भी और फास्ट ट्रैक बैच में भी। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, इज नथिंग बट आपको टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना था। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट 8 लाख रुपीज का इक्विटी शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स 12 lakhs के, एंड डिवेंचर्स जो थे वो ये इंटरेस्ट को ये इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करके 10 lakhs के डिवेंचर्स निकलते हैं। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आपका निकल जाता है दोस्तों 30 lakhs का। 30 lakhs का आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, एंड आपको बोला है कि आपका एग्जिस्टिंग ईबीआईटी जो है वो 4.5 लाख का है, 4,50,000। सो 4,50,000 अगर मैं डिवाइड बाय 30 lakhs इंटू 100 करूं तो मेरा एग्जिस्टिंग आरओसीई आ जाएगा, एंड एग्जिस्टिंग आरओसीई जो है वो 15% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 15% आ रहा है, एंड इन्होंने बोला है कि इट इज एंटिसिपेटेड आफ्टर एक्सपेंशन दैट द कंपनी विल बी एबल टू अचीव द सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज एट प्रेजेंट। जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम अभी कमा रहे हैं मतलब 15%, एक्सपेंशन के बाद भी उतना ही कमाएंगे। एक्सपेंशन कितने अमाउंट का था दोस्तों, 6 lakhs का एक्सपेंशन था। इसका मतलब एक्सपेंशन के बाद प्लस 6 lakhs कर टोटल कैपिटल 36 lakhs का आता है। तो 36 lakhs पर अगर मैं 15% अप्लाई कर दूं तो 36 lakhs पर 15% न्यू ईबीआईटी इजीली निकल जाएगा दोस्तों। मेरा न्यू ईबीआईटी आएगा 5,40,000 का, और ये 5,40,000 का न्यू ईबीआईटी यूज करके मुझे बस ईपीएस निकालना था दोस्तों। जब मैं ईपीएस निकालूं तो ख्याल रखना चाहिए था ईबीआईटी
5,40,000 दोनों प्लान में आएगा। डेट प्लान एज वेल एज इक्विटी प्लान दोनों जगह आएगा। एंड उसके बाद माइनस करेंगे इंटरेस्ट, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट 1,20,000 का दोनों प्लान में लेना चाहिए था आपने। एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट दोनों जगह आएगा। प्रपोज डेट का इंटरेस्ट सिर्फ डेट प्लान में आएगा। फिर आपको ईबीटी मिलेगा, उस पर आपने टैक्स पे करना है। टैक्स का रेट दिया है 40%, इसका मतलब रिमेनिंग 60% विल बी अर्निंग आफ्टर टैक्स। दैट विल बी अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बिकॉज देयर आर नो प्रेफरेंस शेयर्स हियर। दैट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स विल गिव यू ईपीएस। नंबर ऑफ शेयर्स, एग्जिस्टिंग शेयर्स दोनों जगह आएंगे एंड प्रपोज्ड नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो सिर्फ इक्विटी प्लान में आएंगे। एंड इन्होंने क्लियरली बोला है कि न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड एट पार। न्यू शेयर्स टू बी इशूड एट पार माने कि नए शेयर्स आपको पार वैल्यू पे इशू करने, तो उससे आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। यस, तो आपको ईपीएस आसानी से मिल जाएगा। तो इन्होंने बोला था कि इस दोनों प्लान में आपको ईपीएस निकालना है और बताना है कि कौन सा एक्सपेंशन प्लान बेटर रहेगा दोस्तों। तो इस केस में मेरा ईपीएस जो है वो डेट प्लान में ज्यादा आता है, तो मैंने बोलना चाहिए कि एक्सपेंशन शुड बी डन यूजिंग डेट प्लान। अगर आपने ये किया रहेगा मोटा मोटी तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है, एक्यूरेट है, 10 मार्क आपके जेब में है। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो था ये रिप्लेसमेंट पे क्वेश्चन था। यहां पर आपको इनिशियल कॉस्ट दे रखा था, एस्टिमेटेड लाइफ दे रखा था, रेसिडुअल वैल्यू दिया था, कंट्रीब्यूशन पर एनम दे रखा था, फिक्स्ड मेंटेनेंस कॉस्ट पर एनम दे रखा था, अदर फिक्स्ड चार्जेस पर एनम भी दे रखे थे। मुद्दे की बात दोस्तों, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर यह था कि आपने सबने मेंटेनेंस कॉस्ट और पेएबल एनुअली इन एडवांस पर ध्यान देना चाहिए था। इसका मतलब ये जो मेंटेनेंस कॉस्ट है 40,000 रुपीज एंड 80,000 रुपीज का, इसका पीरियड 1-3 नहीं आएगा, 0-2 आएगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड यहां पर का पीरियड आएगा 0-4। ये पेमेंट्स आपको इन रेस्पेक्टिव ईयर्स में दिखाने थे। उसके बाद अदर आइटम्स आर एट द एंड ऑफ द ईयर, यहां पे क्लियरली लिखा था अदर आइटम्स आर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो कोई बात नहीं, आपका कंट्रीब्यूशन हो या आपका अदर फिक्स चार्जेस हो, ये आपको एंड ऑफ द ईयर ही लेने थे दोस्तों। तो आप इंट्रीम में ये दो आइटम्स जरूर लेने चाहिए थे। उसके बाद दोस्तों इन्होंने बोला था कि अदर फिक्स चार्जेस में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। तो गाइज अदर फिक्स चार्जेस जो के हैं उसमें इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, ऐसा क्लियरली इस सेंटेंस में लिखा था। एंड टैक्सेशन इग्नोर करना था। अगर टैक्सेशन इग्नोर ही करना था तो डेप्रिसिएशन का कोई काम नहीं है। आप एक काम कीजिए, जो इंक्लूडेड था उसे एड बैक कर लीजिए। आपके एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन के उसमें इंक्लूडेड थे, तो आपको क्या करना चाहिए था दोस्तों, अदर फिक्स चार्जेस में जो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड थे उसको हटा देना चाहिए था। आपने उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए था। मगर यहां पर दोस्तों कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन माइनस अदर फिक्स चार्जेस अगर अपन ने किए रहेंगे, कंट्रीब्यूशन माइनस अदर फिक्स चार्जेस अगर अपन ने किए रहेंगे तो एड बैक डेप्रिसिएशन करना चाहिए था आपने, और आपका इंट्रीम का कैश फ्लो का आइटम इजीली आ जाता था। इंट्रीम कैश फ्लो में सिर्फ 3 आइटम आएंगे, कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे हम लोग अदर फिक्स चार्जेस एंड एड बैक कर लेंगे दोस्तों हम लोग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से आप सबको आता है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट। तीनों आइटम दे रखे, कॉस्ट भी दे रखा है, लाइफ भी दे रखा है, स्क्रैप वैल्यू भी दे रखा है, आप इजीली डेप्रिसिएशन निकाल सकते थे। तो गाइज इस तरीके से डेप्रिसिएशन एड बैक होता था। और टर्मिनल ईयर मतलब 3rd ईयर एंड 5th ईयर में आपको टर्मिनल वैल्यूज इनफ्लो के तौर पे दिखाने थे। ये आपके इनफ्लो के आइटम्स है 3rd ईयर एंड 5th ईयर में। तो गाइज इन्होंने पूछा था आपको एनुअलाइज्ड इक्विवेलेंट वैल्यू अप्रोच यूज करो, मतलब EAV निकालना था, जिसका फॉर्मूला है NPV डिवाइडेड बाय PVAF R, NPV डिवाइडेड बाय PVAF। ये फॉर्मूला यूज करके आपको इक्वेटेड एनुअल वैल्यू निकलेगी। तो गाइज यहां पर बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होने के बाद आपके कैश फ्लोज रेडी हो जाएंगे और आप लोग NPV स्टेटमेंट बनाओगे, जिसमें 0 ईयर आएगा, 1-3 ईयर आएगा, 0-2 ईयर मेंटेनेंस के लिए आएगा एंड 3rd ईयर में इनफ्लो आएगा। इन सब के साथ NPV आएगा। NPV डिवाइडेड बाय 1-3 ईयर करोगे तो आपका मशीन 1 का EAV निकल जाएगा, और सेम फॉर मशीन 2 अगर 5 इयर्स के लिए करोगे तो EAV फॉर मशीन 2 निकल जाएगा। इस तरीके से आप इक्वेटेड एनुअल वैल्यू निकालोगे और ऑब्वियसली बेस्ड ऑन दैट यू विल डिसाइड विच मशीन यू शुड कीप एंड विच मशीन यू शुड रिप्लेस। इसी का सेकंड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था दोस्तों, सेंसिटिविटी एनालिसिस। अगर आपने ABC एनालिसिस मेरा सुना रहेगा तो मैंने बोला था कि कैपिटल बजटिंग में सेंसिटिविटी एनालिसिस जरूर करना। तो आ गया दोस्तों सेंसिटिविटी एनालिसिस पर क्वेश्चन, और इन्होंने बोला है कि आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस सिर्फ मशीन 1 के लिए करना है और वो भी कंट्रीब्यूशन की हद तक करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, 2 अप्रोच है सेंसिटिविटी एनालिसिस के। एक ऐसा कंट्रीब्यूशन ढूंढो जहां पे NPV 0 है और देख लो कि कंट्रीब्यूशन में कितना परसेंटेज चेंज अलाउड है, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना अलाउड है।
ये हो गया मेथड 1 फॉर सेंसिटिविटी एनालिसिस। या फिर मेथड 2 होता है दोस्तों कि कंट्रीब्यूशन 10% से कम कर लो और देखो एनपीवी कितना कम हो गया और एनपीवी में परसेंटेज चेंज कितना आया। 10% change in NP contribution is giving how much percent change in NPV? That can be your method 2 for sensitivity analysis with respect to contribution. Yes guys. So ये था आपका 10 मार्क का बहुत ही सिंपल सा लॉजिक, बट थोड़ा हटकर क्वेश्चन आई कैन से। एंड गाइज सबसे आसान क्वेश्चन जो आपको मिला था वो ये था, भले ही इस टाइप का क्वेश्चन कभी हिस्ट्री में आया नहीं एग्जाम में, ना कभी आईसीएम मॉड्यूल में आपने देखा रहेगा, बट दोस्तों सबसे कॉमन सेंस बेस्ड ये क्वेश्चन था जो कि बहुत ही आसान था। मुझे काफी स्टूडेंट्स ने बोला सर ये क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करके दिखाना ना। तो गाइज मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट में सॉल्व करके दिखा देता हूं। यहां पर बहुत ही सिंपल सी बात थी, आपको सेल्स को एक्स अज्यूम करना था। तो बाय डिफॉल्ट EAT इज 5% ऑफ सेल्स, मतलब 0.05x विल बी योर EAT। तो टैक्स रेट मेरा 50% है दोस्तों। अगर टैक्स रेट 50% है तो जितना EAT है उतना ही टैक्स रहेगा, मतलब 0.05x। तो मेरा दोनों को ऐड करके EBT आएगा 0.1x। EBT मेरा कितना आएगा 0.1x। मेरे पास ऊपर डेट का अमाउंट दे रखा था 3 लाख और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था 10%, मतलब मेरे इंटरेस्ट का एक्सपेंस है दोस्तों 30,000। तो मैं ये रिवर्स जाकर वापस से क्या कर रहा हूं, EBIT का अमाउंट निकाल रहा हूं और मेरा EBIT का अमाउंट आएगा 0.1x प्लस 30,000। रिवर्स कैलकुलेशन 0.1x प्लस 30,000। एंड दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट दे रखा था 6 लाख, तो कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी x माइनस 6 लाख, राइट। कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी x माइनस 6 लाख। अब मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन रेडी है x के साथ, मेरे पास EBIT रेडी है x के साथ, और मुझे ऊपर DOL दे रखा था 4 टाइम्स। तो मैं DOL का फॉर्मूला यूज करूंगा, DOL इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। एंड गाइज मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रेडी है, मेरा DOL रेडी है, सब कुछ रेडी है। तो 4 इज इक्वल टू मैं बोलूंगा कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज x माइनस 6 लाख डिवाइडेड बाय EBIT दैट इज 0.1x प्लस 30,000। बस इसको सॉल्व करके मेरे x की वैल्यू आती है दोस्तों। एंड यहां पर जो मेरे x की वैल्यू आती है वो है 12 लाख। एक बार सेल्स निकल गया 12 लाख, तो ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट था 6 लाख, तो बचा हुआ 6 लाख कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिक्स कॉस्ट पता नहीं है, कोई बात नहीं। 5% ऑफ सेल्स निकालेंगे तो 12 लाख का 5% कम्स टू 60,000 का EAT। तो ये भी 60,000 ही रहेगा, इसका मतलब टैक्स। एंड दोनों को ऐड करके 1,20,000 ये आ जाएगा मेरा EBT। इंटरेस्ट का अमाउंट दोस्तों 30,000 है, तो रिवर्स जाकर मेरा 1,50,000 का यहां पर आ जाएगा EBIT। एंड दोस्तों इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर 4,50,000 विल बी माय फिक्स कॉस्ट। 4,50,000 विल बी माय फिक्स कॉस्ट। तो ये पूरा कैलकुलेशन दोस्तों आसानी से आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। यस अब इसके बाद दोस्तों इन्होंने बोला आपको DFL निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है, DFL का फॉर्मूला यूज कर लो। DFL का फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। मेरे पास EBIT रेडी है, मेरे पास EBT रेडी है, दोनों को डिवाइड करके मेरा फाइनेंशियल लेवरेज निकल जाएगा। देन दोस्तों उन्होंने कंबाइंड लेवरेज भी बोला है। दोस्तों कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT, इससे मेरा DCL भी निकल जाएगा, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज भी निकल जाएगा। एंड लास्ट में इन्होंने बोला है कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन EPS इफ सेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 5%। सो गाइस यहां पर DCL का दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। यस ऑलरेडी आपके पास DCL निकल चुका है और आपको परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे रखा है। DCL निकल चुका है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन EPS एकदम आसानी से निकल जाएगा। सच एन इजी क्वेश्चन। बस सेल्स को x अज्यूम करके जो क्वेश्चन में बोला था मैथमेटिकली वैसे कर रिवर्स जाकर आगे बढ़ना था। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा कि आपके हाथ के मार्क्स थे। भले क्वेश्चन थोड़ा हटकर था बट यू विल एग्री कि आपको कॉमन सेंस यूज करके सॉल्व करना चाहिए था। यस नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी हमारे चार्ट बुक में कवर्ड है, हमारे रेगुलर नोट्स में भी कवर्ड है, आप रेफर कर सकते हो। नो डाउट इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इसके आंसर्स क्या रह सकते हैं। इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस वाज वेरी वेरी इजी, बट एट द सेम टाइम कुछ वर्डिंग्स ऐसे दे रखे थे दोस्तों जिस पर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए था। ये पार्ट का एक खासियत होता है, ये सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है आपके पेपर का, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 कंपलसरी है और एनी 3 फ्रॉम रेस्ट ऑफ 4, एनी 3 फ्रॉम रेस्ट ऑफ 4 करना है दोस्तों आपको। एंड गाइज यहां पर आप इजीली एक क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ सकते हो। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 जो कंपलसरी क्वेश्चन था, इसमें
करेंसी विथ पब्लिक पूछा था, आपको याद होगा तो आईसीआई मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन है, अपने रेगुलर नोट्स में भी ये क्वेश्चन था, फास्ट ट्रैक नोट्स में भी अपन ने सॉल्व किया था। करेंसी विथ पब्लिक सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, नोट्स इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ रूपी कॉइन, सर्कुलेशन ऑफ स्मॉल कॉइन माइनस दिस करना पड़ता है, मतलब इन तीनों को ऐड करके ये आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल जाएगा। यस, सो दैट वाज योर फर्स्ट पार्ट आंसर। रिजर्व मनी का फॉर्मूला तो आप सबको पता है दोस्तों, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। सो गाइस, करेंसी इन सर्कुलेशन में आपको ये तीनों आइटम्स लेने हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन में आपको ये तीनों आइटम्स लेने हैं, उसके साथ साथ फिर आपको ये दो आइटम्स ऐड करने हैं, तो आपको सेकेंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के आंसर के लिए आपको तीन आइटम ऐड करके एक माइनस करना था, सेकेंड पार्ट के लिए आपको ऊपर के तीन आइटम ऐड करके ये नीचे के दो आइटम्स भी ऐड करने थे, एंड दैट्स इट, आपको दोनों आंसर्स इजीली मिल जाते थे। और गाइज ये पार्ट को इग्नोर करना था आपको, कोई कंसर्न नहीं है इसका। या तो यहां पे हमारे दोनों आंसर मिल जाएंगे और ये 3 मार्क का बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके जेब में। देन दोस्तों, जीडीपी डिफ्लेटर ये एक नया कंसेप्ट था आपके आईसीए मॉड्यूल में, अमेंडमेंट्स में भी हमने कवर किया था इसको रेगुलर बैच के साथ साथ, और फास्ट ट्रैक बैच में भी हमने इसे बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंस देकर कवर किया था। और आपको याद होगा तो मैराथन वगैरह सब जगह ये कवर था। जीडीपी डिफ्लेटर का आप सबको फॉर्मूला पता है, और इन्होंने बोला है कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर विच इज नथिंग बट नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल का फिगर रेडी है, रियल का फिगर रेडी है, ये नॉमिनल फिगर है, रियल फिगर है, दोनों को डिवाइड करके इनटू 100 कर तो आपका जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। एंड दोस्तों, इन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा कि आपको इन्फ्लेशन रेट निकालना है अगर आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर लास्ट ईयर का दे रखा है। तो इस बार का जीडीपी डिफ्लेटर आपने निकाला, लास्ट ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर इन्होंने दिया है, तो दोनों के डिफ्लेटर का डिफरेंस डिवाइडेड बाय बेस डिफ्लेटर, मतलब ये वाला इनटू 100 करना था आपको। तो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर जो है 125% आता है। सेकंड पार्ट का आंसर आपका सॉल्व करने के बाद इजीली आपको आपका इन्फ्लेशन रेट मिल सकता है। सो गाइस, दिस पार्ट जीडीपी डिफ्लेटर आपको निकालना था एंड आपको इजीली आंसर मिल सकता है। ये आपका 18-19 का आपने डिफ्लेटर निकाला, ये अगले साल का डिफ्लेटर दे रखा था आपको, तो कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर अगर 125% आता है, सेकंड पार्ट में सेकंड ईयर में इन्होंने जीडीपी डिफ्लेटर 140 दिया है, तो इन्फ्लेशन निकालने के लिए 140 माइनस 125 डिवाइड बाय 125 इनटू 100 कर आपका जो आंसर आएगा, आई थिंक इट कम्स टू 12%, सो वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। यस गाइस, तो इसके बाद ये 3 मार्क तो बहुत ही आसान थे और सभी को मिलने चाहिए थे ये 3 मार्क, आई होप सबको मिले रहेंगे। फिर दोस्तों, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये तो आप चार्ट बुक से भी देख सकते हो, ये आप रेगुलर नोट्स में भी देख सकते हो, इसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है वहां पर। यस, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों एक ही वर्ड है, जिस किसी ने उसे मिस कर दिया उसका पूरा आंसर रॉन्ग गया, और जिस किसी ने वो एक वर्ड पे ध्यान दिया उसका पूरा आंसर करेक्ट था। कॉमन सेंस यूज करके आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए था। यहां पर लिखा था डोमेस्टिक सेल्स, सेल्स नहीं दे रखा था दोस्तों, डोमेस्टिक सेल्स दे रखा था, और एक्सपोर्ट का फिगर अलग से दे रखा था। तो आपको वैल्यू एडेड निकालने के लिए जो सेल्स लेने होते हैं वो टोटल सेल्स होते हैं, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट निकालकर टोटल सेल्स लेने होते हैं दोस्तों, तो उससे आपका टोटल वैल्यू आएगा आउटपुट का। तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नथिंग बट ये और ये, इन दोनों का एडिशन करना था आपको, और उसके बाद ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल सकता था। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमको क्या करना होता है दोस्तों, इसके साथ साथ ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक करना पड़ता है। सो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है। सो गाइज, यहां पर आपको मिल सकता है आपका ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट विच इज नथिंग बट टोटल सेल्स। मैं वही बोलना चाहूंगा स्पेसिफिकली यहां पर, टोटल सेल्स ऐड क्लोजिंग स्टॉक लेस ओपनिंग स्टॉक, इससे आपको ये पार्ट का आंसर इजीली मिल सकता है। उसके बाद ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट पार्ट में वैल्यू ऑफ आउटपुट आया है उसमें से आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट आपको माइनस करना चाहिए, तो आपको सेकंड वाला पार्ट मिल जाएगा। तो कहने से फर्स्ट पार्ट के आंसर में से 600 माइनस करने से आपको सेकंड पार्ट का आंसर मिल सकता है, और 600 माइनस करने से आपको आंसर इजीली आ जाएगा। थर्ड पार्ट में एनवीए निकालना है, ऑलरेडी आप जीवीए पे पहुंच चुके हो, मतलब सेकंड पार्ट के आंसर में से आपको डेप्रीसिएशन निकालना था दोस्तों। डेप्रीसिएशन का फिगर ये रहा आपके सामने, बस निकाल लीजिए, आपको नेट वैल्यू एडेड मिल जाएगा। फोर्थ पार्ट के आंसर के लिए आपको एनडीपी निकालना है दोस्तों। एनडीपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनडीपी निकालने के लिए आपको एनवीए, मतलब थर्ड पार्ट के आंसर में ये फैक्टर कॉस्ट पे था,
निकालना है आपको फैक्टर कॉस्ट पे, और ऊपर वाला आंसर जो है मार्केट प्राइस पर आ रहा है। दोस्तों आप सबको पता है प्रोडक्शन मेथड आपको मार्केट प्राइस पे आंसर देता है, तो आपको क्या करना चाहिए था, इसमें से माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करने चाहिए थे, जिसका फिगर ये रहा आपके सामने, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड लास्ट पार्ट के लिए आपको क्या करना था, आप ऑलरेडी फोर्थ पार्ट में एनडीपी तक पहुंच चुके थे, एनडीपी में बस प्लस एनएफआई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। एनएफआई आपको लास्ट में इधर दे रखा था। यस गाइस, ये 5 क्वेश्चंस जो एक साथ इंस्टीट्यूट ने 5 मार्क के लिए पूछे वाज अ बोनस मार्क, मगर ये सब गलत हो जाएगा अगर आप इस एक आइटम पे ध्यान नहीं दोगे तो। सो गाइस, ये छोटी छोटी बातें हमने बहुत बार क्लास में डिस्कस की थी कि इस छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक वर्ड चेंज और आपका आंसर चेंज, ये मैंने आपको बहुत बार बोला है। यस, क्वेश्चन नंबर 8A इट वाज। एंड दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट का सेकंड पार्ट। सो गाइस, यहां पर आपको M1 निकालना था। M1 का आंसर बहुत ही आसान है। M1 में दोस्तों क्या क्या आता है, M1 में आता है ये करेंसी विद पब्लिक, M1 में आता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, एंड M1 में आता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। बस इन तीनों को दोस्तों आपको ऐड करना था और आपको M1 का आंसर इजीली मिल जाता था। इन तीनों को एडिशन करने के लिए आपको 3 मार्क मिले दोस्तों M1 के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये बोनस मार्क थे, यहां पर कुछ भी ध्यान देने लायक नहीं था। एंड ऑफ कोर्स ये 2 चीजों का आपको इग्नोर करना है, ये तो आपको समझ ही गया रहेगा। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये थ्योरेटिकल पार्ट आप देख सकते हो, रेगुलर नोट्स में है, आपके चार्ट बुक में है, सब जगह देखा था हमने। ये भी थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्तों, और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये थ्योरी पार्ट है 10th क्वेश्चन का। और 10th क्वेश्चन स्पेसिफिकली लास्ट के कुछ पार्ट अगर हम देखेंगे अच्छे से तो बहुत ही आसान तरीके से डायरेक्टली पूछे गए, और चार्ट बुक में ये डायरेक्टली दे रखे कंसेप्ट से दोस्तों। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, रीस्टेटमेंट ऑफ फ्रेडमेंस, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, सब कुछ एकदम आसानी से आप कर सकते हो। ये पार्ट था दोस्तों जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था। क्या ट्रिकी था सर? ये तो एकदम आसान था, नया फॉर्मूला यूज करना था मल्टीप्लायर का और डायरेक्टली आंसर निकालना था। गाइस, यहां पर 2 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट की तरफ आपने ध्यान देना चाहिए था। अगर आपने दिया रहेगा तो डेफिनेटली मार्क्स पूरे आपके। ये 2 चीजें क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, यहां पर मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला रहेगा वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट, और वो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला रहेगा 1 + C अपॉन C + R + E। अगर आपको याद होगा तो ये फॉर्मूला यूज होता है मल्टीप्लायर का अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट। एंड व्हाट इज C? C इज करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो। C इज करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, ये है मेरा करेंसी, ये मेरा डिपॉजिट, करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो 0.5 आ गया C। दोस्तों व्हाट इज R? R इज द रिजर्व दैट इज रिक्वायर्ड रिजर्व इज 10%, मतलब R इज 0.1, R इज 0.1, रिक्वायर्ड रिजर्व इज 10%, मतलब R इज 0.1। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, दूसरी चीज जिस पर स्टूडेंट्स ने ध्यान देना ही चाहिए था, वो था दोस्तों एक्सेस रिजर्व, दैट इज ER भी बोल सकते हैं आप इसको। एक्सेस रिजर्व को E भी बोल सकते हैं, ER भी बोल सकते हैं। एक्सेस रिजर्व के लिए आप लोग क्या करते हो, ये जो एक्सेस रिजर्व इसको डिपॉजिट के साथ कंपेयर करते हो, मगर एक्सेस रिजर्व इन्होंने मिलियन में दिया था और डिपॉजिट्स और बाकी फिगर यहां पर बिलियन में है। एज यू ऑल नो 1000 मिलियन इज इक्वल टू 1 बिलियन, तो यहां पर दोस्तों 800 मिलियन इज 0.8 बिलियन, और उस लॉजिक से आपका जो एक्सेस रिजर्व है दोस्तों वो रहेगा 0.8 बिलियन अपॉन 400, विच कम्स टू आई गेस 0.002। यस, ये आपको यूज करना था एक्सेस रिजर्व का लॉजिक, और आपको ये E का वैल्यू ऊपर डालना था यहां पर। यस, और फिर आपका मल्टीप्लायर का वैल्यू इस केस में इजीली आ जाएगा, इट कम्स टू 2.49। यस गाइस, तो यहां पर अगर ये सभी क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके अच्छे आए हैं, लगभग आपने जैसे मैंने बताया वैसे मैच कर लिया रहेगा, तो डेफिनेटली आप निश्चिंत रह सकते हो, आपके हॉलीडेज आप एंजॉय कर सकते हो। ITT ओरिएंटेशन कंप्लीट कर लो, आर्टिकलशिप के लिए आगे बढ़ जाओ। बट गाइज, अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पर कुछ मिसमैच बड़े एक्सटेंड तक कर दिया है अनफॉर्चुनेटली, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा विदाउट वेस्टिंग टाइम यू शुड स्टार्ट प्रिपरेशन। अगर आपको लग रहा है कि आप अनफॉर्चुनेट बन सकते हो, यहाँ के पूरे आंसर्स देखने के बाद आपको समझ गया रहेगा कि आपके फाइनल आंसर्स करेक्ट है एग्जाम में या इनकरेक्ट है। अगर आपके मैक्सिमम आंसर्स इनकरेक्ट दिख रहे तो व्हाई वेट फॉर द रिजल्ट्स,
यू शुड स्टार्ट स्टडिंग। वैसे भी स्टडिंग कभी वेस्ट नहीं होती दोस्तों। हमने फास्ट ट्रैक बैच बहुत अच्छी तरीके से 60 आवर्स में एफएम कंप्लीट किया है, 30 आवर्स में आप इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस कंप्लीट किया है, पूरा का पूरा पोर्शन 90 आवर्स में कंप्लीट किया है दोस्तों। ये लेक्चर्स इजीली आप अवेल कर सकते हो, आपका प्रिपरेशन आप जल्द से जल्द कर सकते हो। आई होप मेरा ये लेक्चर का रिव्यू आपको पसंद आया होगा, और अगर आप पॉजिटिव रहेंगे आपके रिजल्ट्स के बारे में, डेफिनेटली आपने फिर आपके हॉलीडेज तोड़ तरीके से एंजॉय करने चाहिए। और अगर आप थोड़ा डाइसी है तो आपकी प्रिपरेशन आपने जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू सून, वेरी सुन इन सीए फाइनल, आई होप सो। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अभी भी हम लोगों के पास टाइम है। जनरली मैं ये रिव्यू वगैरह डालता नहीं था अब तक, मगर मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को एक हिंट दिया जाए कि वो पास होने वाले या फेल। अगर हिंट मिलता है पास, दे कैन प्लान देयर फ्यूचर। अगर हिंट लगता है थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट टू प्रिपेयर एंड स्टिल वेट फॉर द रिजल्ट्स। प्रिपेयर एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स, बिकॉज दोस्तों प्रिपरेशंस कभी वेस्ट नहीं होते। आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट जो है वो सीए फाइनल लेवल तक कंटिन्यूड है। अगर आप सपोज प्रिपरेशन कर भी रहे हो और गलती से आपका रिजल्ट पास भी आ गया, तो कोई डरने वाली बात नहीं है दोस्तों, मेहनत वेस्ट नहीं होगी, सीए फाइनल में काम में आएगी। Yes guys, I take a leave from here. I hope you enjoyed the review and everything. Thank you very much guys.